कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मतलब 50 की उम्र में भी 35 के लगते हैं और वही कुछ लोग 35 में ही एकदम थके हुए और अब बूढ़े से दिखने लगते हैं। क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत है, जेनेटिक्स का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा विज्ञान है जिसे अब हम समझने लगे हैं? बिल्कुल। और आज हम इसी रहस्य की आप कह सकते हैं तह तक जाने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उम्र बढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया को एक एक जासूसी कहानी की तरह देखते हैं। अच्छा। और आज हम उसके जासूस बनेंगे। हम ये जानेंगे कि उम्र बढ़ना यानी एजिंग अब सिर्फ मतलब गुजरते हुए वक्त का नाम नहीं है। विज्ञान इसे एक ऐसी प्रक्रिया की तरह देख रहा है जिसे ना सिर्फ धीमा किया जा सकता है बल्कि शायद पलटा भी जा सकता है। ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। तो इस जासूसी में हमारा पहला कदम क्या होगा? हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम शुरू करेंगे क्राइम सीन से। क्राइम सीन? हाँ, यानी हमारे शरीर के अंदर हमारे सेल्स के लेवल पर असल में गड़बड़ क्या हो रही है। फिर हम उन मुख्य संदिग्धों की पहचान करेंगे जो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। और आखिर में हम उस मास्टर की मतलब उस चाबी को खोजेंगे जो शायद इस पूरे रहस्य का ताला खोल सकती है। बहुत दिलचस्प। तो चलिए फिर इंतजार क्यों करना, सीधा क्राइम सीन पर चलते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो कौन सी 3-4 बड़ी गड़बड़ियां हैं जो उम्र बढ़ने की रफ्तार तय करती हैं? देखिए, स्रोत में उम्र बढ़ने के कई जैविक कारण बताए गए हैं, लेकिन उन्हें हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में। जेनेटिक ब्लूप्रिंट? मतलब हमारा डीएनए? हाँ, हमारा डीएनए जो हमारे शरीर को चलाने की पूरी किताब है, समझिए वही खराब होने लगती है। डीएनए खराब होने लगता है, इसका क्या मतलब है? क्या उसमें गलतियां आने लगती हैं? हाँ बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए कि आपका डीएनए एक बहुत लंबी नाजुक सी रस्सी है। समय के साथ ये रस्सी टूटने लगती है, घिसने लगती है। और इस रस्सी के दोनों सिरों पर छोटे छोटे सुरक्षा कवच होते हैं जिन्हें टीलोमर कहते हैं। टीलोमार, ओके। हर बार जब हमारा सेल खुद को कॉपी करता है तो ये कवच थोड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा घिल जाते हैं तो सेल और बंट नहीं पाता और बस वो बूढ़ा होने लगता है। एक मिनट, मतलब हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर लगे ये छोटे से कैप्स तय करते हैं कि हम कितनी तेजी से बूढ़े होंगे। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ। तो ये हुई पहली गड़बड़ी। दूसरी क्या है? दूसरी बड़ी समस्या है हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम का फेल होना। अच्छा। हमारे हर सेल के अंदर हजारों छोटे छोटे पावर प्लांट होते हैं। अच्छा। उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यही हमारे खाने को एनर्जी में बदलते हैं। उम्र के साथ ये पावर प्लांट कमजोर और धीमे पड़ने लगते हैं। अच्छा, तो इसका असर कैसा होता होगा हमारी बॉडी पर? इसका असर देखिए वैसा ही है जैसे घर में जब बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है। हाँ। दिमाग, दिल और मांसपेशियां जिन्हें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए वो ठीक से काम नहीं कर पाते। ओह। थकान, कमजोर याददाश्त, ये सब इसी का नतीजा है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। तो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट खराब हो रहा है, हमारे पावर प्लांट थक रहे हैं, और तीसरी मुख्य गड़बड़ी क्या है? तीसरी गड़बड़ी है हमारे शरीर में कचरे का जमा होना, जिसे विज्ञान की भाषा में इन्फ्लेमेशन और सेल्युलर सेनेसेंस कहते हैं। सेल्युलर सेनेसेंस? मतलब समय के साथ हमारे शरीर में कुछ सेल्स ज़ॉम्बी सेल्स बन जाते हैं। ज़ॉम्बी सेल्स? हाँ, ये ना तो मरते हैं और ना ही ठीक से काम करते हैं, बस आसपास के स्वस्थ सेल्स को भी खराब करते रहते हैं और शरीर में एक तरह की हल्की लगातार सूजन बनाए रखते हैं। अरे, ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। तो मतलब हमारे शरीर में गड़बड़ी 3 लेवल पर हो रही है। हमारा कोड खराब हो रहा है, हमारी बैटरी डाउन हो रही है और हमारे सिस्टम में कचरा जमा हो रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ज्यादातर समस्याएं मतलब चाहे वो स्टेम सेल्स का खत्म होना हो या सेल्स का आपस में बातचीत बंद कर देना, जड़ में यही 3 प्रक्रियाएं हैं। ये सब सुन के थोड़ा थोड़ा निराशाजनक लग सकता है कि हमारा शरीर इस तरह से धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि पिछले 30-40 सालों में ये प्रक्रिया तेज हुई है। ऐसा क्यों? हमारी जीवन शैली इसमें क्या रोल निभा रही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है वो इन तीनों गड़बड़ियों को सीधे तौर पर तेज कर रही है। कैसे? जैसे हमारा खान पान, प्रोसेस्ड और पैकेट वाले भोजन में पोषक तत्व कम और कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। ये सीधा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर प्लांट पर बोझ डालता है और शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है। और शारीरिक निष्क्रियता का क्या? हम दिन भर बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में हो या घर पे। शारीरिक निष्क्रियता तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर पुरानी और खराब हो चुकी कोशिकाओं को साफ करने की प्रक्रिया तेज कर देता है। अच्छा, एक तरह का सफाई अभियान। बिल्कुल। जब हम बैठे रहते हैं
तो ये सफाई अभियान रुक जाता है और शरीर में ज़ॉम्बी सेल्स और दूसरा कचरा जमा होने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक तो रोज सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी हमारी याददाश्त को 40% तक सक्रिय रख सकती है। सिर्फ 20 मिनट? और स्क्रीन टाइम का क्या? हम सब तो अपने फोन और लैपटॉप से चिपके रहते हैं, इसका क्या असर होता है? स्क्रीन टाइम सीधे हमारे नर्व सेल्स को प्रभावित करता है, जिससे उनकी एजिंग तेज होती है। इसके अलावा क्रोनिक तनाव और नींद की कमी, जब हम लगातार तनाव में रहते हैं या पूरी नींद नहीं लेते, तो हमारा शरीर ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो सीधे हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। ओह! ये हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट पे सीधा हमला है। तो हमारी जीवन शैली इन तीनों समस्याओं को और भी बदतर बना रही है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है। अच्छा। विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, समाधान भी सुझाता है। और समाधान छिपा है हमारे अपने डीएनए के अंदर, कुछ खास जीन्स में, जिन्हें दीर्घायु जीन या लॉन्जेविटी जीन कहा जाता है। लॉन्जेविटी जीन? ये क्या है? क्या हमारे अंदर सच में ऐसे जीन हैं जो हमें ज्यादा समय तक जवान रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। इन जीन्स के परिवार का नाम है सिर्टुइन। सिर्टुइन? आप सिर्टुइन को अपने शरीर की एक इलीट रिपेयर टीम समझिए। ये टीम हर तरह की टूट-फूट ठीक कर सकती है। हर तरह की? हाँ, ये डीएनए की मरम्मत करती है, ज़ॉम्बी सेल्स को साफ करती है, सूजन को कम करती है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को दुरुस्त रखती है। मतलब ये वही सब कुछ ठीक करती है जिसके खराब होने की बात हम अभी कर रहे थे। एक मिनट, अगर हमारे शरीर में इतनी शक्तिशाली रिपेयर टीम पहले से मौजूद है, तो फिर उम्र के साथ ये सारी गड़बड़ियां होती ही क्यों हैं? ये टीम अपना काम क्यों नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं इस रहस्य की चाबी छिपी है। इस रिपेयर टीम को काम करने के लिए एक खास तरह के ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन? हाँ, और उस ईंधन का नाम है NAD। समस्या ये है कि 30-40 की उम्र के बाद हमारा शरीर ये ईंधन बनाना बहुत बहुत कम कर देता है। ओह, तो मतलब रिपेयर टीम तो है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए पेट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल। और जब ईंधन नहीं, तो टीम बस बैठी रहती है और शरीर में टूट-फूट बढ़ती जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। NAD का स्तर घटने से हमारी सिर्टुइन टीम, समझिए, सो जाती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। डीएनए की मरम्मत धीमी पड़ जाती है, पावर प्लांट कमजोर होने लगते हैं, शरीर में कचरा जमा होने लगता है। वही सारी समस्याएं हैं। तो इसका मतलब, अगर हम किसी तरह अपने शरीर में इस NAD ईंधन का स्तर बढ़ा सकें, कि विज्ञान में क्रांति आ रही है। अब सारी रिसर्च इसी बात पर हो रही है कि हम इन सिर्टुइन जीन्स को कैसे जगाएं और NAD के स्तर को कैसे बढ़ाएं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कैसे किया जाए? क्या स्रोत इसके लिए कोई तरीके बताते हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि कुछ तरीके बहुत ही प्राकृतिक हैं और हमारे हाथ में हैं। सबसे पहला और सबसे सिद्ध तरीका है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और उपवास। यानी कम खाना या व्रत रखना? हाँ, लेकिन ये काम कैसे करता है? भूखे रहने से हमारी रिपेयर टीम कैसे जाग जाती है? जब हम कम खाते हैं या कुछ घंटों के लिए उपवास करते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग? हाँ, तो हमारा शरीर इसे एक हल्के खतरे के सिग्नल की तरह लेता है। इस सिग्नल से शरीर को लगता है कि ऊर्जा बचानी है और टूट-फूट की मरम्मत करनी है। यह हल्का तनाव हमारे सिर्टुइन जीन्स के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है। अच्छा, सिर्ट1 नाम का जीन, जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब हल्का फुल्का तनाव हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और व्यायाम का भी यही लॉजिक है क्या? बिल्कुल। नियमित व्यायाम भी शरीर में एक हल्का तनाव पैदा करता है, जिससे सिर्ट1 और सिर्ट3 सक्रिय होते हैं। सिर्ट3 खासतौर पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर प्लांट्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम करने से शरीर पुराने कमजोर माइटोकॉन्ड्रिया को हटाकर नए और मजबूत माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, तो उपवास और व्यायाम और खाने पीने में कुछ खास चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं? हाँ, कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक होते हैं जो सीधे सिर्टुइन को सक्रिय कर सकते हैं, जैसे रेस्वेराट्रॉल, जो अंगूर और बेरीज में पाया जाता है, रेस्वेराट्रॉल, करक्यूमिन, जो हल्दी का मुख्य तत्व है, और EGCG, जो ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में होता है। ये सीधे तौर पर सिर्टुइन जीन्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। सप्लीमेंट्स का क्या, जिनके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है? आपका संदेह जायज है, और यहीं पर विज्ञान का अगला कदम आता है। खान पान और व्यायाम तो नींव है, लेकिन कुछ शोधकर्ता सीधे NAD के स्तर को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ NAD प्रिकर्सर्स का जिक्र आता है।
ये ऐसे अणु हैं जो शरीर में जाकर सीधे NAD ईंधन में बदल जाते हैं। और इन्हीं में से एक का नाम NMN है, जिसके बारे में काफी सुनने को मिलता है। हाँ, NMN यानी निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड सबसे चर्चित NAD प्रीकर्सर है। विचार यह है कि NMN जैसे सप्लीमेंट्स लेकर शरीर में NAD का स्तर बढ़ाया जा सकता है, जिससे सर्टुइन को सक्रिय होने के लिए जरूरी ईंधन मिलता है। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये जानकारी स्रोत से है और ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है। ये अभी रिसर्च का एक बहुत ही नया और रोमांचक क्षेत्र है। लेकिन ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी है कि हम अपनी कोशिकाओं को वो ईंधन दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, ताकि वे अपनी मरम्मत खुद कर सकें। बिल्कुल, हम बाहरी तौर पर लक्षणों का इलाज करने के बजाय शरीर के अपने सुरक्षा तंत्र को ही फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ ज्यादा जीने के बारे में नहीं है, ये स्वस्थ, ऊर्जावान और बिना बीमारियों के जीने के बारे में है। तो आज के इस पूरी जासूसी का सार ये है कि उम्र बढ़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। इसके पीछे ठोस जैविक कारण है। हमारा जेनेटिक कोड खराब होता है, हमारे पावर प्लांट थकते हैं और हमारे सिस्टम में कचरा जमा होता है। और इन सब के पीछे हमारी रिपेयर टीम सिर्टुइन का निष्क्रिय हो जाना एक बड़ी वजह है, क्योंकि उसका ईंधन NAD खत्म होने लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारी जीवन शैली जैसे उपवास और व्यायाम इस टीम को फिर से जगा सकती है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। हमने न सिर्फ अपराध को समझा, बल्कि उस मास्टर की को भी पहचाना जो शायद इस केस को सुलझा सकती है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। विज्ञान इस बात पर जोर दे रहा है कि NMN जैसे अणुओं से हम इन दीर्घायु मार्गों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम भविष्य में सेल्यूलर उम्र को सिर्फ धीमा करने के बजाय उसे सच में रीप्रोग्राम करने में सक्षम हो जाएं, जैसे किसी पुराने कंप्यूटर पर नया सॉफ्टवेयर डालना, तो एक समाज के तौर पर और एक इंसान के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे।